हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 हिंदी का पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर और इसका जितना भी बुक वर्क है वो सारा हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी बुक रीडिंग जो है, इसका जो चैप्टर रीडिंग है वो हमने इसमें डाला था। पहला क्वेश्चन है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं और किस रंग के हैं, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। उनके सवालों के जवाब देने के लिए अम्मा और बापूजी के पास समय नहीं था, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा है, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? चिड़िया के अंडे घोंसले में नहीं, कार्निस पर कुछ तिनकों पर रखे हुए थे। केशव ने श्यामा से चीथड़े मंगवाकर उनकी गद्दी बनवाई और अंडों के नीचे रख दी। उसने टोकरी को टहनी से टिकाकर अंडों के ऊपर छाया कर दी। चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर न जाना पड़े, इसलिए उसने दाना पानी मंगवाकर कार्निस पर ही रख दिया। तीसरा है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, यानी कि उन्होंने उसकी रक्षा करी अंडों की या नादानी करी। आपने चैप्टर रीड किया होगा तो आपको अच्छे से जो क्वेश्चन आंसर हैं समझ आ जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आंसर करें उससे पहले चैप्टर जरूर रीड करें। तो उन्होंने नादानी करी थी, अंडों को रक्षा करी थी उनके अंडों की। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने की नादानी की। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। उसने सुरक्षित स्थान समझकर ही कार्निस पर अंडे दिए थे। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया, फलस्वरूप चिड़िया उन्हें गिराकर उड़ गई। ठीक है, नेक्स्ट है, कहानी से आगे केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनकों पर परेशानी होती होगी तथा कार्निस पर उन्हें धूप भी लगती होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि चिड़िया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी और बच्चे भूख से मर जाएंगे। यदि हम उस जगह होते तो यह अनुमान लगाते कि कहीं कोई जानवर तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे। मैं इसका कुछ प्रबंध करने का प्रयास करता। मैं चिड़िया के लिए दाना कार्निस पर रखने के बदले नीचे जमीन पर बिखेर देता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की सुरक्षा की व्यवस्था करने दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? मैं इसे शीर्षक देना चाहूंगा, चिड़िया के अंडे या रक्षा में हत्या अथवा बच्चों की नादानी। ठीक है, अनुमान और कल्पना। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। यानी कि जो स्टोरी है ये गर्मियों के दिनों की है। अगर सर्दी या उस समय बारिश का मौसम होता तो क्या होता? बरसात का मौसम होता। तो अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। इसका सेकंड है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी।
वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी और वहां घोंसला बनाया होगा, फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस होता है, यानी कि उत्सुकता, कौतूहल मतलब उत्सुकता महसूस होती है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आप वैसे खुद भी कर सकते हो, ये खुद ही करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी इसका आंसर लिखा ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कैसे करना है। मुझे अपने घर में पैदा हुई बिल्ली के, मतलब कि हमें इसमें ये बताना है कि कोई अपना इंसिडेंट, अपना कोई ऐसा हमें अनुभव बताना है। जैसे केशव और श्यामा ने चिड़िया को अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे, एक्साइटेड थे, तो आप भी कभी ऐसे हुए हैं? आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके मन में आप भी बहुत एक्साइटेड हो और आपके मन में अलग अलग तरह के सवाल उठते हों? मुझे अपने घर में पैदा हुई बिल्ली में के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था, यानी कि उत्सुकता बन रहती थी। बिल्ली ने क्या दिए थे? उनके घर में बच्चे दिए थे। एक बार मेरे घर में, मतलब ये हमें अपना इंसिडेंट लिखना है। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। मैं मां से छुपकर कटोरी में वहां दूध रखाया करती थी। ठीक है, ऐसे आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। उसके बाद है भाषा की बात। अब इसको आपने समझना है क्योंकि अब यहां से थोड़ी सी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है हिंदी की। श्यामा मां से बोली, मैंने अपनी बातचीत सुन ली है, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। किसने बोला? श्यामा ने बोला। ऊपर दिए हुए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने मतलब श्यामा, आपकी मतलब माँ की बात सुन ली है। जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोला इन्होंने? जब सर्वनाम का प्रयोग, यानी कि जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं किसके लिए? सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए। ठीक है, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम की रेखा खींचो। जैसे कि एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने मतलब दोनों ने, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और चला आ रहा है, पास आकर उसने भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। बड़े दाहिने स्वर से कहा, मैं भूख से मारा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो आप और मुझे भी क्या है इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड देखते हैं, तड़के बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। अब इसमें तड़के, मसालेदार और बड़ा के नीचे अंडरलाइन कर रखा है। तो यहाँ रेखा के शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की बात हो रही है, इसलिए ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। जहाँ पे गुणों की बात होगी तो वह गुणवाचक विशेषण है। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा, इसके पहले 4 लिख लेते हैं हम गुणवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ लिखा नई। अब जो नई है एक गुण है। पारुल ने नई फ्रॉक पहनी, तो नई क्या हो गया? इसमें गुण हो गया। मोटी, गीता मोटी होती जा रही है, मोटी क्या है? गुण। पुराना, मेरा कोट पुराना है। शांत, राजीव शांत लड़का है। तो हमें एक गुणवाचक विशेषण लिखना है और उसके ऊपर हमने ये सेंटेंस जो है उसके वाक्य बनाए हैं। उसके बाद थर्ड है, केशव ने झुंझलाकर कहा। ये सारे जो सेंटेंस है ना, और नीचे अंडरलाइन जो कर रखा है, इसमें हमें करना क्या है? ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो काम हो रहा है उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है।
क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे क्रिया हुई। ठीक है, यानी कि जो हमने काम किया वो कैसे हुआ। कर वाले शब्द की क्रिया विशेषण होने के एक पहचान यह भी है कि वे अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। यदि कि झुंझुलाकर, बनाकर, घबराकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर, सबके पीछे कर आ रहा है ना, तो ये कह रहे जो कर वाले शब्द होते हैं क्रिया विशेषण होने की यह पहचान है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। जैसे कि कहा क्रिया, क्रिया से पहले आ गए, बोला क्रिया उससे पहले, उठा भी क्रिया उससे पहले, ऐसे ही कहा से पहले, ये सब क्रिया से पहले आए हुए हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, झुंझुलाकर, झुंझुलाकर जो शब्द दे रखा उसका हमने वाक्य बनाना है। मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझुला चली गई। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबरा उठा। ठीक है, टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्यामा से माफी मांगी। ठीक है, अब है 4th क्वेश्चन। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। अब हमें इसके अंदर क्या लगाने हैं, विराम चिन्ह लगाने। जहां पर जिस विराम चिन्ह की जरूरत है हम इसमें वही लगाएंगे। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। यहाँ पे ये वाक्य खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम इसको ये विराम चिन्ह लगाएंगे इसमें। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। यहाँ पे भी हमारा ये सेंटेंस खत्म होता है। उसके बाद पंडित जी ने बुलाया, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे बात वो उसने उसको बुलाया, पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाले ये बात उसने बोली। तो जो बात हम बोलते हैं उसको हम इस तरीके से कोमा में रखते हैं। पंडित जी ने बुलाया, क्या बुलाया, खोमचे वाले। उसके बाद कहिए, यहां से भी हमारा ये जो है यहाँ पे आएगा। उसने भी क्या बोला, कहिए, यहां से भी हमारा इस तरीके से कोमा आएगा। कहिए क्या दूं, वो से क्वेश्चन पूछता है, कहिए क्या दूं, यानी कि जो चीज हम बोलते हैं उसको हम इस तरह से कोमा में रखते हैं। अब खोमचे वाला बोला, यानी यहाँ पे आएगा पंडित जी ने बोला खोमचे वाला, यहाँ पे ये दो इस तरीके से आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। और कहिए से पहले भी हमारा इस तरीके से ही कोमा लगेगा। कहिए क्या दूं, यहाँ पे उसने प्रश्न पूछा तो प्रश्न वाला लगेगा हमारा, प्रश्नवाचक। भूख लग आई ना, यहाँ पे भी हमारा इस तरीके से। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, यहाँ पे हमारा कोमा आएगा। हमारा आपका नहीं, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद अन्न जल छोड़ना साधुओं का हमारा नहीं। उसके बाद मोटे राम, अब उसके बाद अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु, यह क्या किसी साधु से कम है। तो यानी कि जो मोटे राम है अब वो बोल रहा है, क्या जो बोल रहा है उसको हम इस तरह से कोमा में रखेंगे। अबे क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यह क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, यह क्या किसी साधु से कम है। यहाँ पे हमारे इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुर्पी मुझे दें, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब ये जो कोमा है वो यहां पर खत्म होगा। कहां से शुरू हुआ था, यहां से। अबे क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यह क्या किसी साधु से कम है, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हुआ। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हुआ। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुर्पी मुझे दे, यहाँ पे एक वाक्य खत्म होता है। देखूं तो, फिर वो रुक जाता है बोल के, वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। यानी कि यहां से लेके कोमा यहां तक इसने सारी बात जो है उसने
बोली है। तो इसलिए सारा इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में आएगा और जहां पे हमारा वाक्य खत्म होता है हम वहां पे ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी जो ये पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क जो है कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।